सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिजाइन सिस्टम डिजाइन डीएसए के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है सिस्टम डिजाइन। आपको इंटरव्यू में जब भी आपको इंटरव्यू की कॉल आती है उसमें एक राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप सिस्टम डिजाइन बना सकते हो किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का, जैसे कि यूडेमी। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था एक एमएनसी में जिसका नाम मैं ऑब्वियसली नहीं ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक सिस्टम डिजाइन बना सकते हो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। मैंने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि अगर मैं खुद से अभी सामने कोड लिखूंगा या फिर सामने आपको सिस्टम डिजाइन बना के दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आपका टाइम, हमारा टाइम बचाते हुए मैंने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया है। आप इस वीडियो को आगे तभी बढ़िएगा जब आपने ये वीडियो देख ली होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स क्या होते हैं, सिस्टम डिजाइन में क्या क्या हम यूज करते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हाई लेवल डिजाइन कैसे बनाते हैं किसी भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। तो आप स्टार्ट करते हैं। सो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अगर आप पिछली वीडियो देखा है आपको पता होगा ये दोनों क्या होते हैं। फिर भी एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है। तो आज की प्रॉब्लम को ऐसा समझते हैं, आपको एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है, उसका फ्रंट एंड बनाना है। वो कैसे बनाना है आपको इस पर दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाता है, मान लेते हैं आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का, आपने जो भी सोचा है ना वो आपको इसमें दिख के बताना है, मतलब लिख के बताना है, ठीक है। अब ये लिख के क्यों बताना है? जब भी हम रियल जॉब करते हैं, जब भी रियल काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें दूसरे टीम के साथ कोलैबोरेट करना होता है, दूसरे कलीग्स के साथ कोलैबोरेट करना होता है। सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे, हर जगह कोलैबोरेट करना होता है। तो सबसे आइडियाज़ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे दिमाग में जो आइडिया है, एक तरीका हो मैं उसको बोलूँ, सबको समझाऊँ, और एक तरीका ये होता है मैं सबको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँ। वो डॉक्यूमेंट में देख के फिर उसके ऊपर हम मीटिंग कर सकते हैं कि क्या क्या अच्छी अप्रोच है, क्या क्या बेकार अप्रोच है। वही आज हम इसमें करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हमें अपना पूरा का पूरा दिमाग इसके अंदर उतारना है कि क्या क्या हम सोचे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जब भी आपको कुछ होगा, जब भी आपको कोई सिस्टम डिज़ाइन बनाना होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको draw.io है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, मॉकअप बना सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे मोटा मोटा सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्या क्या होगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट? बेसिकली वो है जो हमें ऐप को बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए यूडेमी पे होता क्या है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे क्या क्या होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला आता है, उस पर कोर्सेज होंगे, है ना। कोर्स को हम बाय भी कर सकते हैं, कोर्स को देख भी सकते हैं, कोर्स को ले भी सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो ये सब चीज़ होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट पहले से ही बिजनेस टीम की तरफ से आती है, बट जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप खुद सोच रहे हो फिर खुद लिख रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने कुछ रिक्वायरमेंट लिखी है, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। यूज़र कैन बाय अ कोर्स, वो कोर्स को खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। कैन प्रीव्यू अ कोर्स, जब भी आप यूडेमी पे जाते हो आप वहाँ पे थोड़ा सा उसका प्रीव्यू भी ले सकते हो कि कैसा है कोर्स, तो प्रीव्यू उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है सर्च अ कोर्स, तो यूज़र सर्च भी कर सकता है कोर्स को, ये भी सही है। मतलब अगर वो सर्च ही नहीं करेगा तो उसको एग्जैक्ट कोर्स कहाँ से मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है यूज़र कैन सी टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द कोर्स। अब देखिए, एक कोर्स का मतलब ये तो नहीं है कि उसमें से एक ही वीडियो होगी, उसके सेक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। उन हर एक सेक्शन का आपके पास एक ऐसा भी हो सकता है कि उसका प्रीव्यू होगा या नहीं होगा, कौन सा सबके लिए अवेलेबल होगा, कौन सा सिर्फ खरीदने के बाद अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। एक और बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यू कैन सी कोर्सेज कैटेगरी वाइज, जैसे कोई कोडिंग के कोर्सेज हो गए, कोई हमारे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज हो गए, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कोर्सेज हमारे पास रहते हैं, ठीक है। कोर्स की रेटिंग भी देख सकते हैं, मोबाइल से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होना चाहिए। ये इससे मेरा क्या मतलब है, मान लेते हैं आज मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मेरे को हिंदी और इंग्लिश आती है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा इंग्लिश में मेरे को दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये रशिया में आपको एप्लीकेशन दिखानी है या फिर चाइना में दिखानी है, तो उनकी नेटिव लैंग्वेज जो होती है वहाँ पे आपको दिखानी होती है। तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि यूज़ I18N, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। इतनी लंबी स्पेलिंग कौन लिखेगा, पता नहीं, मेरे को आती भी या नहीं आती है, पर फिर भी मैं नहीं लिखता, मैं I18N नहीं लिखूंगा। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो आपको टेक्निकल साइड पर आती है, ठीक है। जैसे कि हम लेजी लोडिंग कर सकते हैं कोर्स को। देखिए, बैकएंड हमें भेजेगा कम से कम 100-200 ऐसे कोर्सेज, है ना, इतने नहीं भेजेगा, 10-20 कोर्स वगैरह भेजेगा, ठीक है। और बाकी जो नीचे कोर्सेज वगैरह होंगे, जो स्क्रीन के बाहर कोर्सेज होंगे, वो लोड कराने की स्टार्टिंग में नीड ही नहीं है। क्यों लोड कराने हैं, बाद में लोड करा लेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, रुको रुको अभी समझ में आएगा, ठीक है। सो रेंडर ओनली रिक्वायर्ड एसेट्स, सिंपल है। मतलब अगर मैं इसी स्क्रीन पे ये इतना देख रहा हूँ तो इन्हीं को रेंडर कराओ, अगर मैं नीचे जाऊँगा तब नीचे वालों को रेंडर कराना। ये इससे हमारी नेटवर्क कॉल वगैरह बच जाती है। डी बाउंसिंग फॉर सर्च बॉक्स,
ये बेसिकली ये कहता है कि जब भी मैं सर्च बॉक्स में कुछ लिखूंगा तो वो जैसे ही मैं स्टॉप करूँ लिखना तभी सर्च हो, उससे पहले वो सर्च ना हो। ठीक है, तो ठीक है, इतना इतना मोटा मोटा हमारे पास आता है। तो हमारे जब भी इंटरव्यू में होता है हम सबसे पहले फंक्शनल लिखते हैं, फिर नॉन फंक्शनल लिखते हैं, फिर हम दिखाते हैं यूआई मॉकअप। बेसिकली हमारा यूआई कैसा दिखेगा, हमारा यूज़र इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो मैं नीचे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज़र इंटरफेस दो का बनाया है। एक है होम पेज, एक होता है कोर्स पेज। ठीक है, तो होम पेज का देख लेते हैं। होम पेज में हेडर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके नीचे हम एक सर्च बार लाएंगे। सर्च बार किस लिए, जिससे कोर्स सर्च कर सके यूज़र। ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र का आइकन है, बेसिकली यूज़र की प्रोफाइल, माई अकाउंट वगैरह, सेटिंग्स वगैरह खोलने के लिए। कोई मायने नहीं रखता इस वाले में, मेन हमारा इसमें मुद्दा है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है ट्रेंडिंग लिखा हुआ। ट्रेंडिंग लिखा है, ये एक टेक्स्ट है, ये बेसिकली एक कैटेगरी है। ठीक है, ऐसे ही समझाना है आपको कि ये कैटेगरी है। आप ऐसी ही कैटेगरी कितनी भी दिखा सकते हो होम पेज पे। अब देखो 2-3 कैटेगरी तो नहीं दिखाओगे, काफ़ी सारी कैटेगरी दिखाओगे। तो हमने एक कैटेगरी दिखा दी ट्रेंडिंग, एक हमने दिखा दी बेस्ट सेलर। मतलब जो जब सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो ये रहे, और जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल कोर्सेज वो ये रहे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने एक क्राउजल दिया है। क्राउजल के अंदर एक ये कार्ड हो गया, एक ये तो ये देखिए रीयूज़ हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना है कि ये रीयूजेबल कंपोनेंट होगा। फिर यहाँ पे क्राउजल होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट वाले कोर्सेज देख लेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट वाले कोर्सेज देख लेगा। सी ऑल पे क्लिक करते ही एक अलग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे इसको सारे इसी के ट्रेंडिंग के कोर्सेज दिखेंगे, ट्रेंडिंग कैटेगरी के कोर्सेज दिखेंगे। ओके, अब अगर वो कोर्स पे क्लिक करेगा, कोर्स पे क्लिक करते ही एक पूरा बड़ी स्क्रीन खुल जाएगी, जहाँ पे वो वीडियो को प्ले कर सकता है, कोर्स की वीडियो को। वहाँ पे नाम दिख जाएगा, रेटिंग दिख जाएगी कितनी है कोर्स की, वहीं से वो बाय कर सकता है ऐड टू कार्ट करके, और उसका प्राइस दिख जाएगा। ठीक है, प्राइस दिख जाएगा, प्राइस भी आगे बात करूंगा, प्राइस से रिलेटेड भी। अब यहाँ पे आता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो सिंपल हमने यहाँ क्या बताया, अगर आप रिएक्ट यूज़ करते हो, आपने रिएक्ट में देखा होगा कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली हमें इस स्क्रीन पे छोटा छोटा जो पार्ट रेंडर कराना है उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो वो ये है, हेडर हमारा एक कंपोनेंट हो गया, सर्च बार एक कंपोनेंट हो गया, ये हमारे जो कार्ड है ये चारों को मिला के कंपोनेंट होगा, और ऐसे ही हमारा ऊपर वाला एक कंपोनेंट होगा। बट यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है ना, कि ऐसे ऐसे क्या कंपोनेंट बनाएंगे, ऐसा कैसे समझ में आएगा उसको जो इंटरव्यूअर है। तो मैं बताऊंगा कैसे समझ में आएगा। अब हम थोड़ा नीचे जाते हैं, अब हम दिखाएंगे आर्किटेक्चर हमारी ऐप का। तो ये पूरी हमारी हो गई app.js। ठीक है, तो उसका हमने नाम दे दिया ऐप। उसके अंदर हमने रेंडर कराया हेडर फुटर, हमने रेंडर करा दिया हेडर फुटर। ठीक है, अब होम पेज पे अगर हम, तो हमने रेंडर कराया होम पेज। ऐसे ही समझिए जैसे कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट के, सिंपल वही है। होम पेज के अंदर हमारे पास आगे एक ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होता है, अब देखिए ऊपर जाता हूँ, सर्च बार है, सर्च बार में हमें कुछ लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा है रिएक्ट, तो नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे की साइड कि हाँ आपको रिएक्ट 19 का कोर्स चाहिए, रिएक्ट 18 का चाहिए। उस पर जैसे क्लिक करोगे सर्च बार में वो टेक्स्ट आ जाएगा, फिर आप सर्च कर सकते हो एंटर क्लिक करके। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन के अंदर हमने सर्च बार लिखा है, क्योंकि ऑटो सजेशन सर्च बार रेंडर कराएगा, फिर सर्च बार में जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू की मदद से वो नीचे लिस्ट दिखाएगा सारी की सारी। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि ऑटो सजेशन जैसे हमने यहाँ पे रेंडर कराया, अब इसके बाद ये एक लिस्ट आ जाती है। ये देखो आपको दिख रहा होगा यूआई में रिपीट हो रहा है, यूआई एक जैसा यूआई है दोनों का, यहाँ भी एक जैसा है, यहाँ भी एक जैसा है, तो रिपीट हो रहा है। तो इसका भी एक कंपोनेंट बना देंगे, इसको हम बोलेंगे कार्ड्स लिस्ट पूरे को, और नीचे वाले को भी हमने पूरे को बोला कार्ड्स लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, कार्ड्स लिस्ट आ गया। कार्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास हर एक कार्ड का एक हमारे पास कंपोनेंट है। तो कार्ड ये हो गया, ये पूरा कार्ड, ये पूरा कार्ड, ये पूरा कार्ड, 4 कार्ड हो गए। नीचे भी ऐसे ही हमारे 4 कार्ड हो गए। अब हम इनको अलग अलग तो नहीं बनाएंगे, हम एक ही कंपोनेंट बनाएंगे जो कार्ड नाम का होगा, उसको रीयूज करेंगे हर एक इसमें कार्ड लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम इस पूरे कोड को वापस तो नहीं लिखेंगे, तो हमने कार्ड लिस्ट बना दिया जो सारे कोर्सेज रेंडर करा देगा कैटेगरी वाइज, और फिर उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है, आराम से देखिएगा। अभी मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग सकता है समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर होता क्या है, हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने ये तो बता दिया कि यूआई कैसा दिखेगा, आपने ये बता दिया कि क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी होगी, आपने ये भी बता दिया कि हाँ ये कंपोनेंट आपके बनेंगे। ठीक है, सब सही है। डेटा कहाँ है, जो मेन डेटा होगा, आप कोर्सेज हमें दिख रहे हैं, कोर्सेज के नाम कहाँ से आएंगे, कोर्सेज में ये जो हमारा सी ऑल बटन है ये कहाँ पे जाके किस एपीआई को कॉल करेगा, तो एपीआई। अब आते हैं एपीआई पार्ट पे। ठीक है, सो नीचे आ गए एपीआई पार्ट पे, काफ़ी बड़ा पार्ट है बट समझते हैं कि आपको एपीआई कैसे लिखनी है। तो देखिए ऊपर जाते हैं,
सबसे पहली एपीआई हमें क्या चाहिए कि देखिए 2 एपीआई चाहिए मेनली। एक हमें चाहिए कोर्सेस लाने के लिए, एक हमें चाहिए सजेशन लाने के लिए। अभी हम कोर्स पेज को भूल जाते हैं, इतना बड़ा होता भी नहीं है, इतनी देर का इंटरव्यू नहीं होता कि आप सब कुछ करने लगो। कोर्स पेज को भूल जाते हैं, होम पेज पे फोकस करते हैं। सर्च बार हो गया, सर्च बार पे हमें सजेशन दिखाने, जैसे यूज़र कुछ उस पर लिखेगा तो उसकी हमें एक एपीआई चाहिए। सेकंड आता है कोर्सेज। कोर्सेज की हमें एपीआई चाहिए, हमें सारी कोर्सेज की लिस्ट चाहिए, वो हमें करना है। ठीक है, तो होम पेज पे हमारे पास जब भी हम सर्च बार में कुछ लिखेंगे तो सजेशन वाली एपीआई कॉल होगी, और वैसे ही जैसे होम पेज रेंडर होगा उससे पहले कोर्सेज की एपीआई कॉल होगी। ठीक है, तो अब मैं नीचे जाता हूँ वही आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमने 2 एपीआई बनाई है, एक होती है सजेशन की, सो गेट एपीआई है, रेस्ट की एपीआई यूज़ करेंगे गेट एपीआई सजेशंस के लिए। उसके अंदर हमने क्वेरी पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप की, फिर हमारे पास स्ट्रिंग का एक एरे आ जाएगा। सिंपल, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने टाइप किया है ऋतिक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्लैश सजेशंस में क्वेरी ऋतिक चली जाएगी, और फिर मेरे पास वापस जो डेटा आएगा वो आएगा स्ट्रिंग ऑफ एरे का, क्योंकि वापस हमें एक टेक्स्ट मिलेगा जो पूरा टेक्स्ट होगा। मान लेते हैं मैंने कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है सबके नाम नीचे आ जाएंगे स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। हाँ, और सेकंड एपीआई हमारे आती है सबसे मेन एपीआई कोर्सेज एपीआई। कोर्सेज एपीआई जब भी आप इसको बनाएंगे आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्टिमाइज हो। ठीक है, हर सिनेरियो आपको लेके चलना है, वर्चुअलाइजेशन, पेजिनेशन, सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, तो कोर्सेज एपीआई में हमने यहाँ पे बनाया है कैटेगरी। अरे सो आपने ऊपर देखा होगा कोर्सेज में कैटेगरी होती है ना। ट्रेंडिंग, जैसे हमने देखा कोर्सेज ट्रेंडिंग कोर्स कौन से है, बेस्ट सेलर कोर्स कौन से है, काफ़ी सारी कैटेगरी होती है। तो हम इस एपीआई में कैटेगरी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्या होगी, बेस्ट सेलर, ट्रेंडिंग, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर आता है। मान लेते हैं हमें पेजिनेशन सपोर्ट करना है, जो अभी हम उसमें नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर हमारी स्क्रीन है, बट अगर हम वर्चुअलाइजेशन करेंगे तो उसमें कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। देखिए स्क्रीन है हमारी, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें पता है कि मैक्सिमम 10 ही आ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो बड़ी से बड़ी स्क्रीन होगी तो मैक्सिमम 10 कार्ड ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बैकएंड को बोलेंगे हमें 10 का डेटा दो। ठीक है, हमें 10 कोर्सेज दे दो जो बेस्ट सेलर है, टॉप 10 वाले दे दो। उसने दे दिए। अब क्या होगा, जो अब नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो हमें अगले 10 भी तो रेंडर कराने हैं, उसको भी नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही यूज़र यहाँ पे आएगा या एरो पे क्लिक करेगा तब हम अगले 10 को लोड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 10 का होगा। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 4 और आगे हमारे पास 6 ऑलरेडी है। तो जैसे यूज़र नेक्स्ट पे क्लिक करेगा वो वाले 4 हमारे पास ऑलरेडी हम दिखा देंगे, बट जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया हम एक एपीआई कॉल कर देंगे बैकएंड में, और जो हमें नया डेटा मिला है वो हम इसके आगे अपेंड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, इसको आप पढ़ सकते हैं वर्चुअलाइजेशन, इसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। गेट कोर्सेज हमारा हो गया, हमने कैटेगरी पास कर दी, हमने पेज नंबर पास कर दिया। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, ट्रेंडिंग वाले के लिए क्या कर सकते हैं, हम पेज नंबर 1 पास कर दिया, हमने लिमिट पास कर दी साइज़ की 10, और फिर हमने कैटेगरी पास कर दी ट्रेंडिंग, और करेंसी में हमें पास करना है कि अभी यूज़र की करेंसी क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने कोई कोर्स बनाया है वो मैंने INR में बनाया है, इंडियन नेशनल रुपीज़ में, कोई इसको डॉलर में खरीदना चाहता है तो कन्वर्जन भी तो करना होगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फ्रंट एंड से भेजेंगे कि करेंसी कौन सी है अभी यूज़र की। मान लेते हैं USD है, तो बैकएंड हमें उसको कन्वर्ट करके भेज देगा। ठीक है, तो बैकएंड ने कन्वर्ट करके हमें भेज दिया, तो यूज़र का वही प्राइसिंग मिलेगी जो उसकी कंट्री ओरिजिन की है। ओके, सो इस पे क्या होता है, गेट कोर्सेज में हमें कोर्स रिटर्न किया जाता है। कोर्स क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का एरे हो सकता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का एरे हो सकता है। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, यहाँ देखिए, ये टाइपस्क्रिप्ट अगर आपने यूज़ करी है वैसे ही मैंने दिखाने की कोशिश करी है। कोर्स का टाइप होगा, उसका देखो थंबनेल तो ऑब्वियसली हो गई, कोर्स का हमारे पास थंबनेल आ गया। उसकी एक यूनिक आईडी होगी जिससे हम कोर्स को एक्सेस कर सके, हम उसकी रिक्वेस्ट कर सके। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर नाम भी होगा, कोर्स का नाम क्या है, रेटिंग्स होगी। अब रेटिंग को मैंने एज एन एरे लिया है क्योंकि हम यूज़र की भी रेटिंग दिखाएंगे कि किस यूज़र ने क्या क्या रेटिंग दी है और कब दी है, तो इसलिए मैंने रेटिंग का एरे दिया है उसको। अब अगर मैं ऊपर जाऊँ रेटिंग के एरे पे तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्टोर करा रखा है यूज़र की आईडी क्या है, यूज़र की आईडी, उसकी रेटिंग क्या है, यूज़र का नाम क्या है, उसने कितनी रेटिंग दी है, क्रिएटेड कब हुआ था। तो मैं अब यहाँ से इतना दिखा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे यूज़र नेम है तो इस यूज़र ने इतनी रेटिंग करी है, इस टाइम पे करी है, क्रिएटेड एट।
हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर उसने कोई कमेंट लिखा है तो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि उसने क्या कमेंट लिखा था, तो वो स्ट्रिंग टाइप में कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रिंग नहीं करना है तो हम HTML स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। HTML स्ट्रिंग बेसिकली अगर उसने कोई बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट लाइन लिखी है, उन सब के लिए होता है। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास रेटिंग्स आ गया। अब रेटिंग कहाँ पे है हमारा, ये रहा रेटिंग हमारे पास था, रेटिंग आ गई, ओवरऑल रेटिंग आ गई। अब ये रेटिंग तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गई, मतलब किस किस यूज़र ने कितनी करी। अब उनका एवरेज निकाल के जो ओवरऑल रेटिंग होगी वो हमारी आ जाएगी ओवरऑल रेटिंग में। सिंपल, ठीक है। ये प्राइस जो हमारा दिख रहा है वो बैकएंड से आएगा, हमारा मेनू मतलब चेंज होकर आएगा, जो यूज़र को दिखेगा USD वगैरह में जिसमें भी दिखाना है। और जो नेक्स्ट हमारा ओरिजिनल प्राइस है वो वाला प्राइस होगा जो कोर्स वाले ने डाला था, जो कोर्स का ओनर है उसका जो ओरिजिनल प्राइस होगा, जैसे मैंने INR में डाला था। ऐसे ही हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी कि किस टाइप की कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। और ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी। ज़रूरी नहीं है एक ही सेक्शन हो, कितने भी सेक्शन हो सकते हैं। तो सेक्शन होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे आपके पास जब टेबल ऑफ कंटेंट है, एक कोर्स के अंदर ही काफ़ी सारे सेक्शन है, उनकी वीडियोज़ है, तो वो सब आपके सेक्शन में आ गए। सेक्शन में जाके देखते हैं अब क्या क्या होता है। अब मेन हमारा सेक्शन ही बचा है। हाँ, कैटेगरी में कैटेगरी आईडी हो गई, उसकी मेन डेटाबेस वाली आईडी हो गई, और टाइटल हो गया, तो सिंपल था। सेक्शन में देखते हैं क्या होता है, हमें वीडियोस भी तो चाहिए। तो सेक्शन में हमारे पास देखिए क्या हो सकता है। आईडी तो ऑब्वियसली होगी। इस प्रीव्यू, क्या ये प्रीव्यू के लिए अवेलेबल है, क्या ये फ्री में अवेलेबल है, या फिर ये पेड के लिए अवेलेबल है। अगर ये इस प्रीव्यू बुलियन है, अगर ये ट्रू हुआ तो वो प्रीव्यू कर सकता है यूज़र फ्री में। अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो यूज़र फ्री में नहीं कर सकता, उसको खरीदना ही पड़ेगा। टाइटल हो गया, सेक्शन का टाइटल क्या है। डिस्क्रिप्शन हो गया HTML स्ट्रिंग, मतलब बोल्ड टेक्स्ट वगैरह, UL वगैरह, HTML के टेक्स्ट वगैरह वो यूज़ कर सकता है जो भी ओनर होता है इस कोर्स का, तो इसलिए हमें HTML स्ट्रिंग लिखा है। उसके बाद आता है लेसन्स, लेसन का एरे। लेसन्स क्या होता है, लेसन्स बेसिकली हर एक वीडियो को कह रहा हूँ मैं, मतलब एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया, उसकी कितनी वीडियो होगी, उस एक हर एक वीडियो को हमने लेसन नाम दे दिया। अब लेसन भी एक एरे हो गया। तो ऐसे ही हम ऊपर जाते हैं, वापस देखिए एक ऐसे ट्री बनता जा रहा है अंदर ही अंदर, है ना। तो लेसन में हम यहाँ ऊपर आ गए। अब लेसन क्या होगा, लेसन हमारा आईडी तो ऑब्वियसली लेसन की होगी। उसके अंदर आएगा वीडियो मेटा डेटा, वीडियो का साइज़ कितना है, कौन से टाइप की वीडियो है, मतलब उसका बेसिकली एक्सटेंशन क्या है, ये सब वीडियो मेटा डेटा में आ जाएगा। फिर हमारा मेन वीडियो लिंक आएगा कि वीडियो का लिंक क्या है, कहाँ से हमें वीडियो रेंडर करानी है। उसका टाइटल आ जाएगा जो हमारा होगा एक स्ट्रिंग टाइप, तो टाइटल हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप। और हालांकि डिस्क्रिप्शन आ जाएगा HTML स्ट्रिंग में। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन का जो हमारा था मेन टाइटल आ गया उसका, उसके अंदर हमारे पास वीडियोस आ गई। हर एक वीडियो का एक अपना टाइटल होगा, हर एक वीडियो का अपना डिस्क्रिप्शन होगा, हर एक वीडियो का अपना लिंक होगा वीडियो प्ले करने के लिए। सिंपल, ये हमने हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं एक API बना दी जो कोर्सेज के लिए थी। कम API नहीं थी, मैं एक बार स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा बाद में। मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी तरह मैं इसके फ़ोटो डाल पाया पूरी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि डेटा कैसे, मतलब हम कहाँ से लाने वाले हैं, और हमने ये भी बता दिया क्या क्या कंपोनेंट बनाने वाले हैं। अब किस कंपोनेंट में ये डेटा कॉल होगा वो भी हमें बताना होगा। तो अभी एक और बचा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए अब डेटा फ्लो में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी डेटा ला रहे हैं ना, देखो हमने कोर्सेज का डेटा लाया हम यहाँ पे होम पेज पे। अब मान लेते हैं यूज़र ने उस डेटा को सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद उसके बाद नई API का डेटा आ गया। ओके, अब मान लेते हैं हमने जो कोर्सेज का डेटा लाया है वो हमें कहीं और भी यूज़ करना है, किसी और पेज पे भी यूज़ करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वहाँ से पास कर पाएंगे, क्योंकि वो अलग पेज है। तो हमें क्या करेंगे, एक सेंट्रल स्टोर यूज़ करेंगे। तो अगर आपने वो यूज़ किया हो, रिडक्स यूज़ किया है रिएक्ट के अंदर, तो वही सेंट्रल स्टोर का काम करता है। सारा डेटा जो भी हम रखेंगे वो सेंट्रल स्टोर में रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जो भी डेटा हम सेंट्रल स्टोर से करेंगे, जिससे हर एक कोर्स का हमें पता चलता रहे कि कहाँ पे कौन से कोर्सेज कहाँ से हम ला सकते हैं। मतलब बेसिकली एक जगह डेटा आ गया तो हम यहीं से रिक्वेस्ट करेंगे, यहीं से हमें डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कहाँ पे हम क्या क्या कॉल करेंगे। तो होम पेज पे ही मैंने कोर्सेज API कॉल कर दी, जिससे ट्रेंडिंग वगैरह और ये जितनी भी कैटेगरी के है वो हमें मिल जाए। तो कोर्सेज API कॉल हो गई, उसका डेटा हमारे पास होम पेज कंपोनेंट में चला गया। होम पेज कंपोनेंट ने क्या किया, उसने कैटेगरी ID पास करी कार्ड लिस्ट को। कार्ड लिस्ट क्या है हमारा, जो मेन एक कैटेगरी के लिए हमारे पास क्राउजल रेंडर कराता है, वो क्या करेगा, वो फिर उसको रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल स्टोर को कि इस कैटेगरी का मेरे को डेटा ला दो कोर्सेज का। फिर वो सेंट्रल स्टोर उसको डेटा देगा और वो रेंडर करा देगा। सिंपल। ऐसे ही ऑटो सजेशन में हमने /सजेशंस वाली API कॉल करानी है और हमारे पास डेटा आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया पूरा डेटा फ्लो जो हमने बनाने वाले हैं।
सो इतना हमारा डेटा फ्लो था। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बचता है, वो बचता है ऑप्टिमाइजेशन का। क्या क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी मदद से हमारी ऐप फास्ट हो जाए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आते हैं, कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, कोड स्प्लिट कर सकते हैं। कोड स्प्लिट का क्या मतलब है, मतलब जो हमें कोड चाहिए सिर्फ उसको ही हम रेंडर कराए, बाकी कोड को जैसे जैसे यूजर को चाहिए तब वो रेंडर करा दे। और बाकी हम रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं और कम कोड लिख सकते हैं, बेसिकली यही आएगा इसके अंदर। और इतना जीएस में कुछ नहीं होता है। नेटवर्क कॉल पा जाते हैं, तो नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, हम वेब एम का यूज़ कर सकते हैं, जो वीडियो एक्सटेंशन है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जो हम वेब पे वीडियो देखते हैं तो वेब एम हम फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं वीडियो के लिए। वेब पी हम इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इमेज जब भी रेंडर होगी तो वेब पी फॉर्मेट में हम रेंडर करा सकते हैं। ऐसे ही नेटवर्क के लिए हम कह सकते हैं HTTP2 यूज़ करेंगे, क्योंकि पैरेलल में हमें रिक्वेस्ट ज़्यादा जाएगी। HTTP1 यूज़ करेंगे तो कम हम पैरेलल में रिक्वेस्ट भेज पाएंगे, तो HTTP2 इसलिए है। CDN बेसिकली ये होता है कि आपको, अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ इंडिया में, इंडिया से मेरे पास सर्वर से डेटा आ जाए, और अगर आप USA में हो, USA से सर्वर से डेटा आ जाए, तो ग्लोबली हमारा सारा डेटा चला जाए। इससे लेटेंसी कम आती है, तो जल्दी डेटा आता है। डिबाउंसिंग हमने बात कर ली है, सर्च बॉक्स में जैसे ही हम लिखते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तब हमारी API कॉल हो, वरना API कॉल ना हो। gzip ब्रॉडली बेसिकली क्या करता है, ये कंप्रेशन होता है। जैसे जिप फाइल हो गई हमारी, हम फाइल्स को बनाते हैं, ऐसे ही हम जब ओवर द नेटवर्क किसी फाइल को भेजते हैं, जैसे CDN से हम किसी JS फाइल को भेजेंगे, उसको gzip करके भेज देंगे। ओके, लास्ट हमारे पास आता है डोम के लिए वर्चुअलाइजेशन। हमने बात कर ली है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, जो हमें दिखाना है सिर्फ वही रेंडर करेंगे, बाकी हम अलग से रेंडर करते रहेंगे। और रिसोर्स इन क्या होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे प्रीलोड कर सकते हैं कि जो हमें डेटा पहले चाहिए उसको हम प्रीलोड कर लेंगे। प्री कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें पता है किसको DNS फेच कराना है। ये सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप सर्च कर लेना, सर्च करके आपको तभी पता चलेगा, वरना वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं है। DNS हो गया, क्या होता है, प्री कनेक्ट क्या होता है, तो रिसोर्स इनके बारे में जान लीजिएगा। ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन में ही आता है। सो ओवरऑल ये आज के लिए इतना ही था कि यूडेमी या फिर किसी भी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को कैसे बनाते हैं। इतना सा बनाया मैंने, 1 घंटे में हो सकता है इंटरव्यू में आपसे कुछ और सवाल भी पूछे, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना हो। बट मैंने जो आपको ओवरव्यू दे दिया, आज हाई लेवल डिज़ाइन इतना बना के दिखा दिया है कि हाई लेवल डिज़ाइन कैसे दिखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी पसंद आई, जिसमें मैंने आपको बताया इमेज क्राउजर सिस्टम डिजाइन कैसे बनाते हैं, बेसिकली लो लेवल डिजाइन कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रंट इंजीनियर्स के साथ। इतना ही आज के वीडियो में, और अब करते हैं इसको एंड सेमीकोलन।